हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस सीरीज में पढ़ रहे हैं अपन बायोमोलिक्यूल्स को, जैव अणुओं को, जो केवल जीवों में मिलते हैं। उनकी केमिस्ट्री, उनका अध्ययन उनकी केमिस्ट्री कहलाता है। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है। ये आसान टॉपिक नहीं है, कठिन टॉपिक्स है ये। अपन ने इस सीरीज में कार्बोहाइड्रेट्स के अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को पूरा कर लिया। अब ये पार्ट 3 है, इसमें अपन पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ेंगे। लेकिन एक बात फिर से याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड में सबसे पहले पढ़ते अपने स्टार्च को, और स्टार्च है रिजर्व फूड प्लांट्स का, पौधों का संग्रहित भोजन और शाकाहारी मनुष्यों का भोजन। हम जो अन्न खाते हैं उसमें स्टार्च को खाते हैं और ग्लूकोज इकाइयों से बनता है ये। तो ग्लूकोज इकाइयाँ 2 प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं इसमें, और इसके आधार पर स्टार्च के 2 प्रकार की संरचनाएं हैं। एक अमाइलोज, और इसको कंफ्यूज नहीं करना है अमाइलेज से, क्योंकि अमाइलोज ये तो शुगर है और अमाइलेज वो इसके डाइजेशन का एंजाइम है, वो प्रोटीन है। तो अमाइलोज जो कुल स्टार्च का लगभग 15 से 20% होता है, और ये ग्लूकोज की एक के बाद में एक के बाद में इकाइयाँ, सीधी श्रृंखला 250 से 300 तक। लेकिन श्रृंखला सीधी नहीं रह सकती, ट्विस्ट ऐंठन आ जाती है इसमें। तो अशाखित किंतु ऐंठी हुई श्रृंखला, और ग्लूकोज की इकाइयाँ केवल अल्फा 1,4 बॉन्ड से जुड़ी हुई। जितने ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं उनसे एक कम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बने और उनसे एक कम जल के अणु निकले। केवल यही बॉन्ड है ग्लूकोज की इकाइयों को जोड़ने वाला। और आयोडीन के साथ में इनका नीला रंग, जो अपने स्टार्च आयोडाइड का टेस्ट करते हैं, आयोडीन के साथ में इनका नीला रंग। दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन वो 80-85% अमाइलोपेक्टिन है, और बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि ग्लूकोज की इकाइयाँ लगभग 2000। लेकिन एक सीधी श्रृंखला नहीं है, शाखित श्रृंखला है। तो शाखाएं बनती है अल्फा 1,6 बॉन्ड से, और बाकी सब जगह पर अल्फा 1,4 बॉन्ड। जैसे ये मान लें अपन, ये ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। अब यहाँ पर इसका कार्बन नंबर 1 का OH, और यहाँ पर इसका कार्बन नंबर 6 का OH, और ये श्रृंखला। फिर इस तरह से यहाँ पर 24 से 30 इकाई के बाद में फिर यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 का OH और दूसरी श्रृंखला के कार्बन नंबर 6 का OH। ये 1, ये 4, ये 6, ये 1, ये 4 और ये 6, ये इसका 1। इस प्रकार शाखाएं, लेकिन शाखाएं कितने के बाद में 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स, इसके बाद में शाखाएं। और आयोडीन के साथ में ये रेडिश वॉयलेट कलर, लाल बैंगनी सा रंग देती हैं ये अमाइलोपेक्टिन। 2 प्रकार का स्टार्च, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन। जिस तरह से प्लांट्स का स्टोर्ड फूड स्टार्च है, उसी तरह से एनिमल्स का स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन हमारे 2 स्थानों पर संग्रहित होती है, एक तो लीवर में और एक मसल्स में। मेनली 2 ही जगह हैं, लीवर और मसल्स। दोनों के स्टोरेज में डिफरेंस है। जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो दूसरों के लिए होती है, यानी जब भी आवश्यकता होती है तब लीवर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक बार जो मसल्स में ग्लाइकोजन चलेगी, वो मसल्स के ही काम आती है, फिर वापस ग्लूकोज बन के बाहर नहीं निकलती है। ये याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये ग्लाइकोजन की बात है। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनी हुई है, और संरचना इसकी अमाइलोपेक्टिन की तरह से है। तो अमाइलोपेक्टिन में यदि नहीं समझा है तो आप यहाँ और समझ लें कि जो डिफरेंस है वो भी अपन समझ लेंगे। ये ग्लूकोज है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यूनिट्स हैं, और ये अल्फा 1,4 बॉन्ड, ये खूब लंबी सी श्रृंखला। यहाँ से ब्रांचिंग शुरू हुई, और ये इस तरह से ये श्रृंखला है। ये 1 और ये 6 के बीच में अल्फा 1,6 बॉन्ड है, ये अल्फा 1,6 बॉन्ड है।
यहाँ पर ग्लूकोज की इकाइयाँ कितनी इकाइयों के बाद में ये शाखा निकलेगी, ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब कई सारी इकाइयाँ हैं, ये 12 से 18, यहाँ से ये शाखा निकलेगी 12 से 18 के बाद में, और एमाइलोपेक्टिन में ये शाखा निकलती है 24 से 30 के बाद में। केवल मात्र इतना सा फर्क है, क्योंकि जो ब्रांचिंग करता है एंजाइम प्लांट्स का, वो यहाँ पर ब्रांच बनाता है 24 से 30 इकाइयों के बाद में, और एनिमल्स का हमारा जो एंजाइम है जो ब्रांचिंग करता है वो ब्रांच बनाता है 12 से 18 के बाद में। बाकी सारी संरचनाएं एमाइलोपेक्टिन की तरह से हैं, लेकिन अपन जानते हैं मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती है तो दूसरी प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं। अब जैसे ये आयोडीन के साथ में इनका लाल रंग है, रेड कलर विद आयोडीन। एक और इम्पोर्टेंट होमोपोलीसेक्राइड सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बना हुआ, लेकिन डिफरेंस अल्फा नहीं है, बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन हुआ तो बीटा 1,4 बॉन्ड बने, ये कार्बन नंबर 1 इस ग्लूकोज का, ये कार्बन नंबर 4 इस ग्लूकोज का, और बॉन्ड यहाँ नहीं बना, बॉन्ड ऐसे तिरछा बॉन्ड बना। तो ये तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वरना इस ग्लूकोज से ये ग्लूकोज नीचा होगा और इस ग्लूकोज से ये ग्लूकोज नीचा होगा, 4 नीचा होगा, वो इस तरह की तिरछी श्रृंखला बनती है। ये बीटा 1,4 बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग है। ये सेल्यूलोज सेल वॉल में पाया जाता है। सेल वॉल का मतलब वुड, लकड़ी। लकड़ी से सेल्यूलोज से पेपर बनता है। तो आपके पास जो किताब है, जो कॉपी है, वो सेल्यूलोज एग्जाम्पल है उसका, लकड़ी एग्जाम्पल है सेल्यूलोज का। और गाय भैंस का चारा, जो चारा खाते हैं वो सेल्यूलोज ही है। लेकिन सेल्यूलोज के डाइजेशन का किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म में एंजाइम नहीं है, हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। और जानवर जो सेल्यूलोज खाते हैं वो भी अपने एंजाइम के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। उनके आहार नाल में, जैसे र्यूमन में जो सहजीवी प्रोटोजोअन्स और बैक्टीरिया रहते हैं, वो तोड़ते हैं इसको। दीमक जो लकड़ी खाती है उसके इंटेस्टाइन में भी सहजीवी बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन से तोड़ते हैं इस सेल्यूलोज को। तो सेल्यूलोज को तोड़ने का एंजाइम हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वो तो या तो प्रोटोजोन्स में है या फिर प्रोकैरियोट्स में है। नेक्स्ट है इनुलिन, और इनुलिन है डी फ्रक्टोज का पॉलीमर, डी फ्रक्टोज का बहुलक, और ये डहेलिया की जड़ों में संग्रहित भोजन के रूप में है। टेस्टलेस एक तो, और दूसरा इसका पाचन भी नहीं हो सकता, इसलिए भोजन के रूप में कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक इसका मेडिसिनल यूज है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन चढ़ाते हैं इंट्रावेनस, और कितनी देर में कितना इनुलिन वापस एक्सक्रीट आउट होता है ये GFR ज्ञात करते हैं इससे, क्योंकि एक तो फिल्टर हो जाता है और दूसरा इसका पुनः अवशोषण नहीं होता। तो फिल्ट्रेशन रेट के लिए दोनों शर्तें ज़रूरी हैं, और ये फिट होता है उसमें। दूसरा है फिर मिथाइल सेल्यूलोज, और मिथाइल सेल्यूलोज भी हमारे लिए भोजन के रूप में उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसका पाचन भी नहीं हो सकता। इसकी जल अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसका भी मेडिसिनल यूज है। ये कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन के रूप में काम आता है। फिर नेक्स्ट है पैरामाइलम या पैरामाइलोन, और ये पैरामीशियम का स्टोर्ड फूड है, स्टार्च की तरह से है, लेकिन आयोडीन के साथ में रंग नहीं देता। अब अपन समझते हैं डेक्सट्रिन्स को। अल्फा ग्लूकोज की 15-20 इकाइयों से बनी हुई छोटी छोटी श्रृंखलाएं ये डेक्सट्रिन्स की श्रेणी में आती हैं, जो प्राकृतिक रूप से कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में संग्रहित भोजन के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन हम इनको बना सकते हैं स्टार्च के अपूर्ण पाचन से, इनकम्प्लीट डाइजेशन से, हीट डाइजेशन से। जैसे अपन यहाँ की भाषा में बात करूँ मैं, तो राबड़ी बनाया करते हैं, वो डेक्सट्रिन्स वाली होती है। इसी तरह से यदि अपन कागज़ चिपकाने के लिए लेई जो बनाते हैं, उसमें भी डेक्सट्रिन्स होते हैं।
तो स्टार्च के अपूर्ण पाचन से जो छोटी श्रृंखलाएं बनती हैं वो डेक्सट्रिन्स की श्रेणी में आती हैं और इनका उपयोग बेबी फूड के रूप में होता है। डेक्सट्रिन्स और माल्टोज और बना दे तो ये बेबी फूड बन जाता है। बाजार में जो डिब्बाबंद फूड मिलता है बच्चों का, उसमें ये डेक्सट्रिन्स होती हैं, गोंद के रूप में भी काम आती हैं ये डेक्सट्रिन्स। अब अपन समझते हैं डेक्स्ट्रान को, जो डेक्सट्रिन की तरह से ही मिलता जुलता नाम है और ये भी अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है और इसका संश्लेषण किया जाता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ल्यूकोनोस्टोक। ल्यूकोनोस्टोक बैक्टीरिया बनाता है। इसकी क्या खास बात है, इसके अंदर स्टार्च की तरह की बॉन्डिंग अल्फा 14 और अल्फा 16 तो होती ही है, साथ में एक नई तरह की बॉन्डिंग और होती है, इसको अल्फा 13 कहते हैं और यह बॉन्डिंग ही इसकी खासियत होती है। तो इसका उपयोग क्या है, इसका मेडिसिनल यूज है। जैसे किसी व्यक्ति का खून खूब बह जाए, एक्सीडेंट का केस है और ब्लीडिंग खूब हो गई और ब्लीडिंग ज़्यादा होने से इसका बीपी डाउन हो रहा है और उसके ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, उसके ब्लड में कोई ऐसी चीज़ चढ़ाए जो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके और साथ में प्रोटीन से क्रिया नहीं करे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में भाग नहीं ले। इन सब क्राइटेरिया में ये फिट बैठता है। इसका घोल जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाया जाता है, आईवी फ्लूइड के रूप में चढ़ाया जाता है और उससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है और जब तक ब्लड का अरेंजमेंट हो तब तक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो इसका एक मेडिसिनल यूज है ये डेक्स्ट्रान। नेक्स्ट है ट्यूनिसिन। प्रोटोकोडेट्स का एक सब फाइलम है ट्यूनिकेटा, एग्जाम्पल है हर्डमेनिया। और इन प्राणियों के ऊपर एक मोटा सा लेदरी कवरिंग होता है, मोटा सा आवरण होता है इनके ऊपर और उसमें सेल्यूलोज के समान ये ट्यूनिसिन पाया जाता है, तो प्रोटेक्टिव है ये। नेक्स्ट है अगर, और अगर पाया जाता है अगर नाम की रेड एल्गी में और यूज है इसका जेल बनाने में। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जेल बनाते हैं, कल्चर मीडिया के लिए जेल बनाते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करने के लिए जेल बनाते हैं, वहाँ इसका उपयोग है। तो टेक्नोलॉजी में इसका यूज है और बनता किससे, डी गैलेक्टोज का पहले तो डाइसेक्राइड बनेगा, एग्रोबायोज, जैसे सेलोबायोज वैसे एग्रोबायोज, और इसका पॉलीमराइजेशन हुआ फिर डाइसेक्राइड का, तो एग्रोज बना। और एग्रोज के साथ में मिश्रण और है किसका, एग्रोपेक्टिन का, एमाइलोपेक्टिन की तरह से एग्रोपेक्टिन। तो इस प्रकार ये मिक्सचर है ये अगर। नेक्स्ट है मेनाज, और ये मेनोज का पॉलीमर है। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, यीस्ट में होता है और स्लाइम मोल्ड्स में होता है ये मेनन। अब अपन बात करते हैं काइटिन की, और काइटिन एक अमीनो पॉलीसेकेराइड है, इसलिए इसको कुछ लोग क्लासीफाई हेटेरोपॉलीसेकेराइड में भी करते हैं। ये ओपिनियन का डिफरेंस है, कुछ होमोपॉलीसेकेराइड मानते हैं, कुछ हेटेरोपॉलीसेकेराइड मानते हैं। तो बनता किससे है, सेल्यूलोज की तरह का है ये, बीटा ग्लूकोज से बनता है, लेकिन केवल बीटा ग्लूकोज के बहुलीकरण से तो सेल्यूलोज बनता है। अब ग्लूकोज में, सब ग्लूकोज में अपन ये NHCOCH3 ये ग्रुप और जोड़ दें, जैसे ये ग्रुप जुड़ेगा तो ये ग्लूकोसामीन बनेगा, और इसे एस्टाइल ग्रुप को जोड़ दिया तो बन गया ये N एस्टाइल ग्लूकोसामीन, और इसका पॉलीमराइजेशन करें तो अब की बार जो चेन बनेगी वो सेल्यूलोज से भी ज़्यादा कठोर है। इससे बने हुए डेंटिकल्स से इंसेक्ट्स कुतर लेते हैं लकड़ी को, दीमक खा जाती है लकड़ी को, काट देती है उसको, क्योंकि ये लकड़ी से भी ज़्यादा कठोर है। तो इंसेक्ट्स के क्यूटिकल में पाया जाता है ये। और शुरुआत कहाँ से हुई, प्रोटोजोआ में जो विपरीत परिस्थितियों में सिस्ट बनती है, जैसे अमीबा में सिस्ट बनती है, उस सिस्ट में भी काइटिन पाया जाता है। तो एनिमल्स की कठोर संरचनाओं में इसका योगदान भी है ये काइटिन। होमोपॉलीसेकेराइड्स के बाद में नेक्स्ट ग्रुप है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं और इनके अंदर अमीनो शर्करा भी होती हैं, जिनके अंदर NH2 ग्रुप होता है, और जिनके अंदर एसिडिक ग्रुप होता है वो शर्कराएं भी होती हैं। मोनोसेकेराइड्स वो जिनके अंदर अमीनो ग्रुप होता है।
मोनोसैकेराइड्स वो जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और इनका नाम ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन है। पॉलीसैकेराइड्स का कॉमन नाम ग्लाइकेन है, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का कॉमन नाम ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन है। इनके साथ में प्रोटीन भी हो सकता है, और यदि प्रोटीन होता है तो इनको म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत है, इसके आधार पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को फिर दो में बांटा गया है। यदि कार्बोहाइड्रेट पार्ट शुगर पार्ट 4% से कम है तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और 4 से ज़्यादा है तो इनको म्यूकोप्रोटीन कहते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड को दो में बांटते हैं, वो क्लासिफिकेशन था म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। अब बात कर रहे हैं अपन हेट्रोपॉलीसैकेराइड को दो में बांटते हैं, एक न्यूट्रल उदासीन, और उदासीन का उदाहरण है जैसे न्यूमोकोकाई, निमोनिया का बैक्टीरिया, उसका जो कैप्सूल है वो उदासीन हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का है। दूसरा ब्लड ग्रुप, हमारा जो एबियो सिस्टम है, एबियो सिस्टम में जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो उदासीन है। अब इसकी खास बात है कि इनका जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोथोमीन, ये 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है। और इनके प्रोटीन पार्ट की खास बात यह है कि इसके अंदर सल्फरयुक्त और एरोमेटिक अमीनो अम्ल नहीं होते। तो एरोमेटिक का उदाहरण है जैसे टायरोसिन, सल्फरयुक्त का उदाहरण है जैसे मिथ्योनिन और सिस्टीन, ये नहीं होते इनमें। फिर दूसरा अम्लीय, और अम्लीय को फिर दो में बांट दिया, एक जिनमें सल्फेट है और एक जिनमें सल्फेट नहीं है। तो सल्फेट नहीं है वो विदाउट सल्फेट, और जिनमें सल्फेट है वो सल्फेटेड। तो बात कर रहे हैं अपन सल्फेट युक्त हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो पहले बात करते हैं अपन सल्फेट फ्री एसिडिक हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, बिना सल्फेट के एसिडिक हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। पहला एग्जांपल है इसमें हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुरोनिक एसिड को अपन खास तौर से पढ़ते हैं जब अंडाणु की संरचना पढ़ते हैं, ओवम की संरचना पढ़ते हैं कि चारों तरफ फॉलिकल सेल्स के द्वारा घिरा रहता है। और कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, स्किन के सेल्स को भी जोड़ कर रखता है, इसलिए इसको इंटरसेल्युलर सीमेंट कहते हैं। नेत्र के काचाभ जल में, विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड वहाँ भी पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो वास्तविक जोड़ होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन से बचाने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें भी ये एक कंपोनेंट है। दूसरा है फिर हाइलुरोनिडेज। तो ये जो ज़्यादा पढ़ते हैं अपन कि ये एक्रोजोम का एंजाइम है, वैसे तो लाइसोसोम का एंजाइम भी है, लाइसोसोमल एंजाइम कहते हैं इसको, और एक्रोजोम को एक खास प्रकार का बड़ा लाइसोसोम कहते हैं। तो स्पर्म के हेड पर जो एक्रोजोम होता है वो फॉलिकल सेल्स के बीच रास्ता बनाता हुआ अंदर जाता है, और क्योंकि सेल्स को हटाता है इसलिए इसको स्प्रेडिंग फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोइटिन, और कॉन्ड्रो का अर्थ है उपास्थि, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में पाया जाता है। इसके अलावा कॉर्निया में भी पाया जाता है, और स्कल की कार्टिलेजेस, कपाल की जो उपास्थि हैं वहाँ भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सल्फेटेड, और सल्फेटेड में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, वही कॉन्ड्रो का मतलब उपास्थि, तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट उपास्थि में पाया जाएगा। इसके अलावा टेंडन्स, मसल्स को और बोन्स को जोड़ने के लिए जो सफ़ेद रस्सी की तरह की संरचनाएं होती हैं उनको कहते हैं टेंडन, तो वहाँ टेंडन में पाया जाता है। और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट 4 प्रकार का है, A, B, C, D। इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी को हिपरिन बी कहते हैं क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट का काम भी करता है। नेक्स्ट है केराटिन सल्फेट, और इसको केराटिन से कंफ्यूज नहीं करना है, केराटिन प्रोटीन है, केराटिन सल्फेट एक कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का? एसिडिक सल्फेट युक्त हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया में और कंकाली ऊतकों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हिपरिन, तो हिपरिन कार्बोहाइड्रेट है और क्या करता है? एंटीकोगुलेंट है। कौन बनाता है? मास्ट सेल्स बनाती हैं। मेनली जो यकृत में, स्प्लीन में, थाइमस में और लंग्स में जो मास्ट सेल्स हैं वो इस हिपरिन को बनाती हैं और ये एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है, ये अपन सब जानते हैं।
तो इस प्रकार ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट की इस सीरीज के तीसरे पार्ट में अपन ने पॉलीसैकेराइड्स को समझ लिया है। पार्ट फर्स्ट में समझा अपन ने मोनोसैकेराइड्स को, पार्ट सेकंड में समझा अपन ने ओलिगोसैकेराइड्स को, और पार्ट थर्ड में समझा अपन ने पॉलीसैकेराइड्स को। और अब अपन कार्बोहाइड्रेट्स पर, शर्कराओं पर बनने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलते चलते एक बार फिर से याद दिला दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।